महासागरीय जीवन का अभ्यास, ये क्लासेस हो चुके हैं। संस्थान के द्वारा विगत हुए क्लासेस का, हर एक क्लास का एक एक अभ्यास सेट बनाया जा रहा है ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ परीक्षा के दृष्टिकोण से दिया जा सके। तो चलिए, पीजीटी ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से महासागरीय जीवन अभ्यास सेट 3 आज हम प्रारंभ करने वाले हैं और उसमें हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। और इस टॉपिक से भी प्रश्न मैंने चर्चा कर रखा है ना पिछले क्लास में, कि जो क्वेश्चंस आते हैं वो दो तरह के प्रश्न आते हैं। कहीं कहीं ऐसे कुछ फैक्ट्स आते हैं जो सैद्धांतिक होते हैं, जिनको जानना बेहद अहम हो जाता है परीक्षा के दृष्टिकोण से, और दूसरा कुछ ऐसे खंड आते हैं जहां कुछ फैक्ट के साथ करंट के इंपॉर्टेंस भी आवश्यक हो जाते हैं। क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य के हिसाब से जो ओशियन लाइफ है एक महासागरीय जीवन का एक बेहतर उदाहरण है जो संपूर्ण विश्व में इसकी एक अलग महत्ता रखता है। तो चलिए क्वेश्चन पर हम आते हैं और क्वेश्चन को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ क्वेश्चन में कहता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कहता है कि सही कथन का चुनाव करें, है ना। आपके पास प्रश्न है, सिंपल कह रहा है कि सही कथन का चुनाव करें। ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले जो है हर एक जो आपका दिया हुआ है पैसेज के आधार उसको हम आराम से पढ़ेंगे ऑप्शंस को। तो देखिए कहता है सही कथन का चुनाव करें, आपको सही कथन चुनाव करना है। तो पहला कहता है कि प्रवाल विरंजन की घटना का अवलोकन अल्फ्रेड मेयर द्वारा 1919 में किया गया था। तो अगर ये आपको डेटा एकदम फैक्ट पर है, अगर आपको पता है कि प्रवाल विरंजन की घटना का अवलोकन अल्फ्रेड मेयर द्वारा नहीं किया गया है, ये डार्विन के द्वारा किया गया है, तो आप ये बना पाएंगे, यानी ये ऑप्शंस गलत हैं। दूसरा ऑप्शन देखिए, कहता है कि ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र फ्लोरिडा है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि सबसे प्रभावित क्षेत्र जो है वो फारस का क्षेत्र है, लाल सागर वाला क्षेत्र, लाल सागर है ना, और हिंद महासागर के तटीय क्षेत्र, हिंद महासागर के तटीय क्षेत्र दुनिया में सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र ये है। अगर ये आपको पता है तब आप इसे भी गलत कर देंगे, यह भी ऑप्शन गलत है। तीसरा कहता है कि सर्वाधिक वलय प्रवाल की उपस्थिति हिंद महासागर की साथ है। अगर ये आपको पता है कि सर्वाधिक जो वलय की स्थिति है हिंद महासागर में समान रूप से है ना, सॉरी इसको हम गलत सही बाद में करेंगे, पहले हम पढ़ लेंगे, है ना। दूसरा ऑप्शन ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र फ्लोरिडा में है। तीसरा कहता है सर्वाधिक वलय प्रवाल की उपस्थिति हिंद महासागर में है। तो हिंद महासागर में वलय की स्थिति नहीं है, जबकि ये सबसे अधिक कहाँ है, तो पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई द्वीप, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई द्वीप में है। तो ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है। खैर आके हम पढ़ेंगे। कहता है अगाजित की पुस्तक द कोरल रीफ्स ऑफ प्रॉब्लम, है ना, में प्रवाल भित्तियों के 12 सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। तो ये तो सही है कि 12 सिद्धांतों का वर्णन किया गया है, इसमें द कोरल रीफ्स प्रॉब्लम, लेकिन इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो अगासिज ना होकर इसके पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके पुस्तक के लेखक हैं डार्विन, इसके पुस्तक के लेखक हैं डार्विन। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये मेरे से एक्सक्यूज है, ये गलत की घटना नहीं है, क्योंकि अल्फ्रेड मेयर ने ही सबसे पहले 1918 में रिपोर्ट प्रस्तुत किया था और बाद में 1919 में जो है कि प्रवाल विरंजन की घटना का अवलोकन का एक रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रखा था। तो ये सही है, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, यानी कि पहला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। ठीक है, आई रिपीट, प्रवाल विरंजन की घटना का अवलोकन सबसे पहले 1918 में इसका अल्फ्रेड मेयर के द्वारा किया गया था, जिसका प्रकाशन 1919 में सामने आया। इसीलिए प्रवाल विरंजन की घटना का अवलोकन अल्फ्रेड मेयर द्वारा 1919 में किया गया, यह तथ्य सही है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। कहता है अगला प्रश्न, ठीक है, कि प्रवाल जीव किस संघ के हैं, ये प्रवाल जीव किस संघ के जीव हैं। अगर आपको क्लियर है, पिछले क्लास में आप लोग जीवों की अलग अलग संघों के बारे में पढ़ा है, इसमें अलग अलग जीवों की, है ना, संघें हैं। ठीक है, ये सब संघ अलग अलग है, कुल 8 संघ हैं, है ना। तो 8 संघ का अगर आप लोगों ने पढ़ा है कि कौन कौन सा है, तो उसमें भी ये अलग अलग है। तो कहता है पोरीफेरेंस,
है ना, क्या पोरिफेरेंस है, टोटली फैक्ट है। दूसरा कहता है क्या सिलिंड्रेटा है, तीसरा कहता है मेलास्क है, और चौथा कहता है सेनोफॉर्स है। तो ये अलग अलग में अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो ये क्लियर है कि सिलिंड्रेटा का जीव होता है प्रवाल, है ना, स्पंज, है ना, शैलीफोर्ड, ये सभी जो जीव हैं ये सभी किसके आते हैं, सिलिंड्रेटा के जीव माने जाते हैं। ठीक है, ये उदाहरण आप आराम से रट सकते हैं। पिछले इसको समझने के लिए अगर आपको दिक्कत है तो प्रीवियस ईयर का क्लास जब महासागरीय जीवन पर 2 क्लासेस हुए हैं, आप उसको अध्ययन कर लें, एक बार वीडियो रोक रोक कर उसको पढ़ाई कर लें, कवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, कहता है प्रवाल विरंजन की जो घटना है ना, प्रवाल विरंजन की घटना किसे कहा जाता है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है, टोटली कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है ना। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तभी ऐसे प्रश्न बनेंगे, है ना, अन्यथा ऐसे प्रश्न नहीं बनेंगे। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आखिर ये प्रवाल विरंजन की घटना क्या है। देखिए चलिए देखते हैं क्या कहता है थियरी में। ऑप्शन में पहला कहता है तापमान वृद्धि के कारण प्रवाल में प्रकाश संश्लेषण में बाधा होने की घटना होती है, तो उसको क्या प्रवाल विरंजन कहते हैं। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ऐसी कोई बात नहीं होती है कि प्रकाश संश्लेषण में जो बाधा उत्पन्न हो जाए उसका आधार क्या रहेगा, तापमान वृद्धि। तापमान वृद्धि किसी भी हालत में प्रवालों के प्रकाश संश्लेषण में बाधा उत्पन्न नहीं करती, ये आधार नहीं होता। तो ये हम लोग को क्लियर हो गया पहला ऑप्शन, है ना। तो चलिए ये ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मुख्य हरित लवक, है ना, मुख्य हरित लवक के प्रकाश संश्लेषण में बाधा के कारण, है ना, सफेद होने की घटना। अगर डायरेक्ट वेब में देखें तो ये भी सिंगल नहीं होगा, है ना। अगर एक आधार, अगर हम इसको दूसरे संदर्भ में देख लें, जब डिफिनेशन में कहा गया है कि प्रवाल विरंजन की घटना वह घटना है जिसमें समुद्र का जल अचानक क्या हो जाता है, किसी जलवायु के कारकों के वजह से तापमान गर्म हो जाता है। तो जलवायु के कौन कौन से कारक हैं, तो देखिए जलवायु के कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्टर हैं इसको प्रभावित करते हैं। मान लीजिए साइक्लोन आ गया, है ना, साइक्लोन आ गया, या फिर ट्रेड विंड, है ना। साइक्लोन की स्थिति अगर सागर में उत्पन्न हो जाए, ट्रेंड विंड ज्यादा हाइपर हो जाए, या तुलनात्मक जो क्लाइमेट चेंज, है ना, क्लाइमेट चेंज कह सकते हैं इसको, अगर क्लाइमेट चेंज की घटना हो जाए, या फिर ज्वार भाटा जिसको हम लोग कह रहे हैं, ज्वार भाटा ऑब्लिक इसको हम लोग कह सकते हैं सुनामी, बड़ा रूप इसका, है ना। तो ज्वार भाटा या सुनामी ये अलग अलग एक्टिविटी हो जाते हैं जिस दौरान अचानक तापमान में वृद्धि हो जाती है। जब अचानक तापमान में वृद्धि होगी तो इंक्रीजमेंट का ये पता नहीं कि कितना अधिक होगा, तो ये घटना के कारण प्रवालों के प्रकाश संश्लेषण में जरूर बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि यहाँ तापमान की वृद्धि के साथ साथ, है ना, दूसरे जो सब्स्टिटांस हैं या दूसरे जो अवसाद हैं, है ना, दूसरे जो अवसाद हैं उनकी मात्रा में वृद्धि हो जाती है, मात्रा में वृद्धि हो जाती है। और जब अवसाद के मात्रा में वृद्धि हो जाती है तो प्रवालों के जो छिद्र है जहां से वो अपना खनिज लवण से लेकर खाद्य पदार्थ की प्राप्ति करते हैं, तो वो पोलिप ट्यूब का जो छिद्र होता है वह छिद्र बंद हो जाता है। यही कारण है कि कहता है कि उससे उत्पन्न होने से इसमें बाधा होती है। यह घटना एक है प्रवाल विरंजन की। दूसरी घटना कहता है कि मुख्य हरित लवक के प्रकाश संश्लेषण में बाधा करने के कारण यह सफेद होने की घटना। कहता है जब ऐसी परिस्थितियां होती हैं तो जो तटवर्ती हरित जितने सारे हरित लवक हैं, यानी कि वनस्पतियां, है ना, जो वनस्पतियां होती हैं उन वनस्पतियों में भी क्या हो जाता है, इसका प्रभाव देखने को मिलता है। यानी जीवों के साथ साथ सामुद्रिक संपूर्ण जीवन में अगर प्रवाल विरंजन की घटना है तो एक साथ हम समझ सकते हैं कि तापमान अचानक वृद्धि, इसके फैक्टर यहाँ लिखे हुए हैं, और इस कारण से क्या हो जाता है, अवसादों के मात्रा में वृद्धि हो जाती है जो वनस्पतियों के साथ साथ वहां के जीवों के लिए भी बाधा उत्पन्न करती है। तो ये दोनों खैर सही है। हाकिम चौथा भी पढ़ लेते हैं ऑप्शन में। कहता है सौर्य विकिरण, गाद जमा होने, मीठे पानी के संपर्क के अभाव में अकार्बनिक तत्वों की वृद्धि की घटना। देखिए ये पूरा ऑप्शन में अगर देख लें सौर्य विकिरण, तो सौर्य विकिरण का यहाँ क्लियर नहीं किया है कि इसमें सौर्य विकिरण की मात्रा में वृद्धि हो रही है या कमी। तो एक तो ऑप्शन यहाँ है कि यहाँ तक गलत है। कहता है गाद जमा होने, तो ये सही है, गाद जमा होने की घटना तो जरूर होती है,
लेकिन कहता है कि मीठे पानी के संपर्क के अभाव में, तो ये गलत है, क्योंकि कहता है कि अधिक मीठा पानी और अधिक खारा पानी दोनों चीजें है ना, अधिक मीठा पानी है ना और अधिक खारा पानी, अधिक खारा पानी है ना, मतलब साल्टी वाटर भी होना नहीं चाहिए या फिर ज्यादा स्वीटनेस भी वाटर नहीं होना चाहिए। इन दोनों की स्थिति में प्रवालों के विरंजन की घटना संपादित होगी, क्योंकि इन दोनों परिस्थितियों में प्रवालों का विकास संभव नहीं हो पाता। इसीलिए इनको चाहिए हल्की जो है हल्का खारापन और साथ साथ में ताजा जल है ना, ताजा जल, फ्रेश एंड एक्स वाटर चाहिए ताकि उनका विकास संभव हो सके, क्योंकि अधिक मीठा में इनका मीठापन की वजह से फॉलिक बंद हो जाता है, जबकि अधिक खारापन की वजह से ये मर जाते हैं, ये अपना विकास नहीं कर पाते हैं। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अकार्बनिक तत्वों की वृद्धि की घटना नहीं होती है, बल्कि यहाँ का कार्बनिक और अकार्बनिक तत्वों से कोई खासा संबंध इससे नहीं होता है। तो इस तरह से आप एक लाइन कोड करके पढ़िएगा, तब ऑप्शन बनेगा, तब आप यहाँ तक पहुंचिएगा कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी सही है, तब आंसर होगा सी, तब आंसर होगा आपका सी, है ना। इसकी घटना में इसका आंसर हो गया सी। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कहता है प्रवालों के उत्पत्ति संबंधी अवतरण का सिद्धांत है ना किसने दी है। अगर आपने पढ़ा है थियोरी को कि प्रवालों के उत्पत्ति से संबंधित अवतरण का सिद्धांत किसने दिया है, तो आपको क्लियर है कि अवतरण का सिद्धांत जो है ना डार्विन और डाना है ना, ये दाता नहीं है बल्कि डाना है ना, डार्विन और डाना नामक दो वैज्ञानिक है ना, डार्विन एवं डाना, दो विद्वानों ने प्रवालों के उत्पत्ति से संबंधी अवतरण, जिसको सब्सिडेंस थ्योरी कहते हैं, इसको दिए हैं। मरे नहीं दिए हैं, ना ही आकाशीय दिए हैं, ना डैली दिए हैं। ठीक है, ये अलग अलग है, ये सब अलग अलग सिद्धांत दिए हैं, ये हिम से संबंधित दिए हैं, कोई और दूसरे अलग अलग है ना, ये गलत होगा। ये टोटली फैक्ट्स हैं, ऐसे क्वेश्चन फैक्ट पर आधारित होते हैं। अगर आपका फैक्ट क्लियर है तो ऐसे प्रश्न बन जाएंगे। इन सिद्धांतों को कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत है ना, प्रगामी तरंग सिद्धांत, ठीक है, या अवतरण का सिद्धांत है ना, WM डेविस का सिद्धांत, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण सिद्धांत जिनको आपको कुछ कंठस्थ कुछ चीजें याद होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ साथ विद्वानों के नाम और उनके सिद्धांतों से भी आते हैं। ठीक है, वैसे प्रश्न पर आप ध्यान रखेंगे। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए आपको एक एक चीज क्लियर होना चाहिए कि कौन किसका सिद्धांत है। ठीक है, तो देखिए कहता है अगर आप एक तरफ दिया हुआ है सिद्धांत, एक तरफ दिया हुआ है सिद्धांत और दूसरे तरफ दिया है संबंधित व्यक्ति, यानी कि इसको देने वाले कौन हैं। तो देखिए पहला कहता है स्थिर स्थल का सिद्धांत। तो अगर पता है कि स्थिर स्थल का सिद्धांत अगर अलेक्जेंडर अगासिज दिए हैं, तो आप अलेक्जेंडर अगासिज नहीं सॉरी मरे अगासिज और सैम्पर, इसको देने वाले कौन है स्थिर स्थल सिद्धांत को, मरे अगासिज और सैम्पर। अगर दूसरा देख लें हम अंतः सागरीय चबूतरा का सिद्धांत, तो अंतः सागरीय चबूतरा का सिद्धांत देने वाले हैं अलेक्जेंडर अगासिज, है ना। ये दोनों अलग अलग है, तो थोड़ा देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कहता है हिमानी नियंत्रण सिद्धांत, ग्लेशियर कंसेंसस थ्योरी। तो जो है हिमानी नियंत्रण का सिद्धांत इन्होंने दिया है दिल्ली। इसे प्रीवियस में मैं कहा था कि हिम से संबंधित सिद्धांत की व्याख्या करने वाले कौन है, दिल्ली हैं। हिम के अगर हिम की स्थिति पिघलन में हो जाए या शिथिलन की स्थिति हो जाए, तो वहां पर किस प्रकार के संरचनाओं का विकास होगा, इसे संबंधित सिद्धांत किन्होंने दिया है, दिल्ली ने दिया है। और फाइनल बचा, ठीक है, डेविस की संकल्पना का सिद्धांत। तो डेविस की संकल्पना जो है वो कौन दिए हैं, WM डेविस। इस तरीके से आपका बन गया, कॉलम मिला लेना है कि 1 का C, तो देखिए 1 का C इधर है। ठीक है, दूसरा कहता है 2 का D, तो देखिए 2 का D है। नेक्स्ट तीसरा हिमानी नियंत्रण मतलब C का B, तो 3 का B। नेक्स्ट 4 डेविस का संकल्पना WM डेविस मतलब 4 का A।
तब 4 का ए। इस तरीके से आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। यानी ऐसे क्वेश्चन आपको टोटली फैक्ट पर आधारित होते हैं। जब तक आपका फैक्ट क्लियर नहीं होगा ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, है ना। जब क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं तो यह भी सिद्धांत पर आधारित प्रश्न होते हैं। ठीक है, कहता है तर्णक नेक्टन, है ना, तर्णक अर्थात नेक्टन के सामान्य विशेषताओं में से किसे शामिल नहीं किया जाता। तो सबसे पहले जानना होगा कि नेक्टन क्या है ना। तो नेक्टन के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर रखा है ना, कि नेक्टन की क्या विशेषताएं होती हैं। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं। कहता है कि इसके अंतर्गत डॉल्फिन, है ना, तो नहीं जानने से पहले जानना होगा क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो पहले देखिए विशेषताएं अगर हम सामान्य रूप से देखें तो क्या होते हैं, ऐसे जीव, ऐसे जलीय जीव जो तैरने में सक्षम होते हैं, है ना। पहली बात क्या है, जो तैरने में सक्षम होते हैं। दूसरी बात देखें तो ये क्या है, हरित लवक, हरित लवक इनका क्या होता है, आहार होता है। तर्णक का हरित लवक इनका क्या होता है, आहार होता है। और ये हमेशा प्रजनन जो है, अपना प्रजनन भ्रमण की अवस्था में ही करते हैं, एक जगह नहीं करते बल्कि भ्रमण की अवस्था में ही करते हैं। मतलब जहां भी भ्रमण के लिए गए तो वहां पर ये अपना प्रजनन करते हैं। अब इन विशेषताओं को मिलाते हैं, देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि इसके अंतर्गत डॉल्फिन, व्हेल और सूंस तथा मछली की प्रजातियां को शामिल की जाती है। बिल्कुल सही है ना। तर्णक में डॉल्फिन, व्हेल, सूंस और मछलियों की प्रजातियों को शामिल किया जाता है ना। ये सब नेक्टक तर्णक के भाग माने जाते हैं, जो लगभग, है ना, 45 मीटर से लेकर 200 मीटर की गहराई तक सामान्यतः पाए जाते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 45 मीटर से लेकर 40 से 45 मीटर से लेकर 200 मीटर की गहराई तक ये सामान्य रूप से अपना विचरण करते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्टन का स्थिति है वो। नेक्स्ट कहता है कि तर्णक प्राणी पलवकों का आहार करते हैं। मतलब क्या है, ये भी सही है ना। नेक्स्ट कहता है कि तर्णक केवल दिन में ही धरातल पर आते हैं। तर्णक केवल दिन में ही धरातल पर आते हैं। तो ये जरूरी नहीं है, केवल कह दिया ऑप्शन में, है ना। अगर दिन में धरातल पर आते हैं कहता तो सही होता है, क्योंकि इसके लिए टाइम नहीं होता कि कब वो बाहर आएंगे कब नहीं आएंगे। केवल दिन में ही आते हैं, ये आवश्यक नहीं है, वो रात में भी धरातल पर आते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, गलत है। चौथा ऑप्शन देखते हैं क्या कहता है कि ये हमेशा आहार तथा प्रजनन के उद्भय से भ्रमण की अवस्था में होते हैं। बिल्कुल सही। ये आहार और प्रजनन के लिए, जितने सभी तर्णक वाले जीव हैं, सामुद्रिक जीव, सभी आहार और प्रजनन, केवल दो चीजों के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, है ना, अद्भय मतलब हमेशा, हमेशा से ऐसे वर्ड में शुद्ध हिंदी लिखा होगा तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। इसलिए आपको एनसीईआरटी की पुस्तक पढ़ने के लिए कही गई है, ताकि इन शब्दों का आप पहले से अध्ययन कर लें, ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। तो यहाँ कहता है कि ये हमेशा आहार और प्रजनन के उद्भय से ही क्या करते हैं, या उसके उद्देश्य से ही भ्रमण की अवस्था में होता है। तो इस तरीके से ये भी क्या है, सही है। तो आपका यहाँ क्वेश्चन है कि कौन शामिल नहीं किया जाता, मतलब गलत को ही सही करना है। इस तरीके से आंसर सी हो जाता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। यानी कि ऐसे प्रश्न बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण आपके फैक्ट के साथ साथ वास्तविकता का भी ज्ञान होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वेथांश से रिलेटेड है। वेथांश के बारे में जब क्लास आपका किया गया था उसमें सारी चीजें बताई गई थी। अब चलिए देखते हैं इसमें क्या कहता है। कहता है वेथांश जो नीतल है, नीतल के जीव, वेथांश किसको कहते हैं, सबसे पहले नीतल समूह के सभी जीवों को क्या कहा जाता है, वेथांश कहा जाता है। कहता है इसकी प्रमुख विशेषताओं में किसे शामिल नहीं किया जाता है। इसकी प्रमुख विशेषताओं में किसे शामिल नहीं किया जाता है। ऐसे प्रश्नों बनाने के लिए आपको इन सभी चीजों को, जिन जिन वर्डों या जिन जिन शब्दों का जिक्र हमेशा मैं प्रैक्टिस के दौरान कर रहा हूं, उन सभी के बारे में आप आराम से अध्ययन कर लें।
पिछला जो आपका वीडियो है, वीडियो देखकर रोक रोक कर उसको अध्ययन कर लें, उसका सेंटेंस वहां पर शब्दावली के साथ साथ क्लियर किए गए हैं, तो वहां पर कवर कर लें। बाकी आप एनसीईआरटी की पुस्तकों से भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो भी प्रॉब्लम्स है आप कोचिंग के संस्थान के चैट बॉक्स में जाकर आप उसका सुझाव ले सकते हैं या उसके बारे में जान सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम आगे चर्चा करते हैं कि कौन सा शामिल नहीं होता है। तो हमें नहीं जानने के लिए सबसे पहले यह जानना होगा कि कौन सी चीजें हैं जो नीतल में शामिल किए जाते हैं, यानी नीतल के जीव में समूह में शामिल किए जाते हैं, यानी वैनथास में शामिल किए जाते हैं। देखते हैं कौन कौन सा है। पहला कहता है ये घेंघे है ना, घेंघे, घेंघे है ना। दूसरा कहता है केकड़ा है ना, घेंघे, केकड़े और झींगे, 3 जीव के बारे में चर्चा हुआ है। घेंघे, केकड़े और झींगे जैसे मांस बनाने वाले जीव शामिल हैं। क्या ऐसा है? चलिए आगे ऑप्शन देखते हैं क्या कहता है। कहता है रेंगने तथा छलांग लगाने वाले जीव इसी के अंतर्गत आते हैं। तो ये भी सही है ना। इन दोनों चीजों में तभी तक कोई दिक्कत नहीं लगा, ये सही ही है ना। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कहता है कि प्रबाल, स्पंज और वैक्लस जैसे जीव, विनाइकुलस जैसे जीव जो अचर जीव है ना इसके अंतर्गत आते हैं। कैसे जीव है ना? प्रबाल, स्पंज और वैक्लस जैसे अचर जीव है ना, जो नेक्टन में भी शामिल किए गए थे, ऐसे जीव में आते हैं। तो देखिए ये भी, अब इससे पहले चौथा पढ़ लेते हैं। कहता है केवल सरीसृप को ही इसमें शामिल नहीं किया जाता। ऐसा नहीं है, ऐसे जीवों में सरीसृप को भी शामिल किया जाता है। तो ये गलत हो गया, केवल का यहाँ बात हो गया, केवल इसमें यही रोका गया है, ऐसा नहीं है, दूसरे जीवों को भी इसमें शामिल होने से रोका गया है। तो ये भी सही है। अब आपको आंसर ढूंढना है कि शामिल नहीं किया जाता है, तो नहीं मतलब गलत को चुनना है। तो गलत के दृष्टिकोण से आपका आंसर हो जाता है डी, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न ऐसे बनेंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका, ये करंट अफेयर्स पर आधारित है ना, कि वर्तमान, ये ऐसे क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स से आ रहे हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हमेशा आपको अखबार या दैनिक जितने सारे मासिक पत्रिकाएं होती हैं उन सभी में जो डेटा आते हैं उसके आधार पर आप देख सकते हैं। अन्यथा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और दूसरे बहुत सारे जो सरकारी रिपोर्ट्स आते हैं बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड या क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए, तो उन या सागरों के क्लाइमेट को ध्यान में रखते हुए तो उनके रिपोर्ट में रहते हैं। तो अगर यहाँ पर डेटा में देखें तो कहता है कि कोरल रीफ के कितने प्रतिशत वैश्विक सागरीय बायोम का आवास है, यानी उसी के पूर्णतः डिपेंड होते हैं। तो अगर हम सामान्य रूप से देख लें तो कोरल रीफ के अंतर्गत 49%, कितना, लगभग 49% सागरीय बायोम का आवास है ना। यहाँ एक और डेटा याद रखेंगे, अगर यही क्वेश्चन पलट दे कि आवास के जगह में इतना लिख दे कि सागरीय बायोम है ना पूर्णतः निर्भर है, अगर ये आंसर लिख दे आपको क्वेश्चन में आ जाए करंट में कि पूर्णतः निर्भर है ना, जीवित रहने के लिए, अपने विकास के लिए या जीवित रहने के लिए निर्भर है। अगर यही डेटा पलट दे आपको करंट में कि कोरल रीफ के कितने प्रतिशत या कोरल रीफ कितने प्रतिशत वैश्विक सागरीय बायोम की आवास है, उसी तरह से कितने प्रतिशत सागरीय बायोम के विकास और जीवित रहने के लिए क्या है, पूर्णतः उसी पर निर्भर है, तो ये आपका डेटा हो जाएगा 25%। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये करंट डेटा है 2022 है ना, जनवरी में आए हुए रिपोर्ट के हिसाब से 2022 के रिपोर्ट के हिसाब से आपका 25% जो है संपूर्ण सागरीय जो 49% बायोम के क्षेत्र में विस्तारित है, इसका 25% से अधिक केवल अकेले कोरल रीफ पर ही निर्भर होते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी मस्ट, है ना, इसको आप पॉइंट नोट कर लें। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है ना, देखिए कहता है कि बेंथोस, फिर से क्वेश्चन आपका आ रहा है नितल जीव वाला है ना, बेंथोस यानी कि नितल जीव समूह
कि प्रमुख विशेषताओं में, है ना, इसके विशेषताओं में किसे शामिल नहीं किया जाता। पुनः सेम क्वेश्चन है। तो कहता है कि घेंघे केकड़े वाले जीव, मांस बनाने इसको शामिल करते हैं हम लोग। रेंगने और छलांग लगाने वाले जीव इसके अंतर्गत आते हैं। परवाल स्पंज वाले जीव भी आते हैं। कौन नहीं आता है? तो केवल सरीसृप वर्ग को शामिल नहीं किया जाता। ये गलत है, क्योंकि इसको भी शामिल किया जाता है। तो ये अगर ऑप्शन में देखें, ये गलत को ही चुनना है ना, यहाँ पर भी नहीं है, ये गलत हो जाता है क्योंकि इसको भी शामिल किया जाता है। तो ये गलत है, इसलिए आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए करंट अफेयर क्वेश्चन आ गया कि कोरल रीफ कितने प्रतिशत वैश्विक सागरीय बायोम का आवास है? 49%। ठीक है, सेम क्वेश्चन। यहाँ आंसर की दिया गया है, आप इसको पॉइंट नोट कर सकते हैं। अब कहता है प्रवालों का विकास संभव है ना। ऐसे क्वेश्चन पर आप थोड़ा गौर करेंगे। कहता है कि प्रवालों का विकास संभव है। कहाँ विकास संभव है प्रवालों का? तो पहला कहता है 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ अक्षांशों के मध्य उष्ण कटिबंधीय समुद्र, मतलब ट्रॉपिकल के बात हो रहा है ना, ट्रॉपिकल, है ना, ये ट्रॉपिकल रीजन के बारे में बात हो रहा है ना। जब ट्रॉपिकल के बारे में, रीजन के बारे में बात हो रहा है, तो आपको पता होगा कि सभी ये ट्रॉपिकल रीजन के 30 डिग्री साउथ और 30 डिग्री नॉर्थ सबसे अधिक प्रवालों का विकास का सबसे आवश्यक स्थल होता है। तो ये सही है ऑप्शन, है ना। आगे कहता है कि प्रवाल जीवों के विकास के लिए 20 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। अगर आपको क्लास किए हैं प्रीवियस, तो आपको वहां पर क्लियर किया गया है कि प्रवालों के विकास के लिए सबसे जो आवश्यक तापमान है, या सबसे जो सर्वमान्य तापमान माना गया है वैज्ञानिकों के द्वारा, वो 20 डिग्री तापमान ही होता है। और जब ये दोनों चीजें आपको पता हो जाएगी, ये कथन है, ठीक है, ये दोनों कथन है, अब जो दोनों क्लियर हो जाएंगे तभी आप ऑप्शन बना पाएंगे। तब ऑप्शन देखेंगे उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, या सही कथन का चुनाव करें। तब देखिए केवल एक, तो आपको पता है कि एक तो सही है और दूसरा भी सही है। तो कहता है 1 और 2, फिर कहता है केवल 2, केवल कोई नहीं, तो कोई नहीं तो होगा ही नहीं, केवल 2 ऐसा नहीं है, केवल 1 और 2, तो ये सही है क्योंकि 1 और 2 दोनों सही है। इसमें आंसर हो जाएगा 1 और 2, है ना। ये ऑप्शन के हिसाब से ए, बी, सी और ऑप्शन डी, ये 4 ऑप्शन देखें हम, तो हमारा आंसर आ जाता है क्लियर रूप से कि हमारा आंसर होगा बी, क्योंकि हमारा ऑप्शन ए भी सही है और ऑप्शन हमारा बी भी सही है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए आपको एग्जैक्ट पता होने चाहिए कि उसकी वास्तविकता क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि प्रवालों के संदर्भ में गलत कथन का चुनाव करें, है ना। यहाँ पर गलत कथन का चुनाव करने के लिए कहता है कि कौन सा कथन गलत है, तो आराम से पढ़िए। कहता है पहला कथन कि 45 से 55 मीटर की गहराई में अधिकतम विकास करते हैं। अगर आपने पढ़ा है तो क्लियर है कि ये सही है कि 45 से लेकर 55 मीटर की गहराई में प्रवालों का अधिक विकास होता है। कहता है कि वर्तमान में लगभग 2500 से अधिक प्रवालों के जीव की किस्में पाई जाती है। तो बिल्कुल सही है, करेंट डेटा के हिसाब से वर्तमान में लगभग 2500 से अधिक प्रवाल के जीवों की किस्में पाई जाती है। तो ये भी क्या है, सही है। कहता है कि समुद्री शैवाल कैल्शियम कार्बोनेट के निक्षेपित करके प्रवाली चट्टान का निर्माण में योगदान देते हैं। तो बिल्कुल सही है। अगर ये 3 सही है तो फिर भी हमें तो पता चल गया है आंसर क्या है, लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं। कहता है पॉलिप नामक छोटे जीव, है ना, तो फॉलिक नामक छोटे जीव हैं, ठीक है, इसके अस्थि पंजर होनी चाहिए, तो अस्थि पंजर का अभाव होता है। आयोडीन एवं पोटास चट्टानों का निर्माण होता है। इससे आयोडीन और पोटास के चट्टानों का निर्माण नहीं होता है, बल्कि इसके जगह में ऐसा नहीं होता है, होता क्या है, सोडियम कार्बोनेट के चट्टानों का निर्माण होता है। सोडियम कार्बोनेट के चट्टानों का निर्माण होता है, याद रखेंगे आप, है ना। आयोडीन और पोटास के चट्टानों का निर्माण नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट के चट्टानों का निर्माण होता है। तो ऐसे प्रश्न आपके हो जाएंगे। ये हो गया गलत, और इस हिसाब से 12 का आंसर डी, क्योंकि आपका गलत कथन का चुनाव करना है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 है ना। 13 में कहता है कि निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव करें। अभी मैं पिछले क्लास में भी आपको जिक्र किया था कि वर्तमान में जो पीजीटी, टीजीटी और नेट जेआरएफ इस तरह से जो हायर टीचिंग स्किल्स वाले जितने सारे एग्जामिनेशन हो रहे हैं, सभी में मैक्सिमम क्वेश्चन कथन कारण है ना, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रकार के क्वेश्चन एक दूसरे की व्याख्या प्रस्तुत करता है, वह उसकी व्याख्या प्रस्तुत नहीं करता है। यानी कि इस प्रकार के प्रश्नों की प्रकृति वाले क्वेश्चन की संख्या लगातार वृद्धि हो गई है, जबकि तुलनात्मक जो पहले क्वेश्चन आया करते थे 4 में से कोई एक ऑप्शन सही, तो बिल्कुल आज भी वैसे ही है, बट थोड़ा सा यहाँ कथन और कारण यानी कि कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन में लगातार वृद्धि होते जा रही है। तो आप पढ़ाई तुलनात्मक बेहतर तरीके से करें, प्रैक्टिस अधिक से अधिक बनाएं और समझने का प्रयास करें। आप पहले क्या होता था कि आप प्रश्न बनाते थे तो कोई एक आप गैस करके क्वेश्चन बना देते थे, लेकिन अभी वैसी स्थिति नहीं है। अभी आपको हर एक प्रश्न को पढ़ना होगा, हर एक जो है उसका लाइन को पढ़नी होगी, समझनी होगी कि आखिर वास्तविकता क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन पर फिर पुनः ध्यान दें और हम सही कथन का चुनाव करें। कहता है निम्नलिखित कथन में से सही कथन का चुनाव करें। ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए आप कथनों को आराम से पढ़ेंगे। पहला कथन कहता है, क्या कहता है कि गंभीर सागर वाले क्षेत्र, तो आपको क्लियर है कि गंभीर सागर वाले क्षेत्र 200 मीटर और 200 मीटर से अधिक की गहराई वाले भाग होते हैं, कि गहराई वाले गहरे गर्त होते हैं। तो चलिए ठीक है, ये गहरे गर्त होते हैं, ये अगर आपको पता है तो ठीक है, आंसर सही है। कहता है गंभीर सागर में तापमान 5 से लेकर 1 डिग्री सेल्सियस तक होता है, तो ये भी सही है। सागरीय तापमान वहां कितना होता है, 5 से 1 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पर प्रवालों का विकास बेहतर होता है। कहता है वंथिक परिमंडल 200 मीटर की गहराई के ऊपरी भाग है, और कहता है नैरोटिक की सीमा 200 मीटर की गहराई तक होती है। तो वांथिक परिमंडल की सीमा जो है 200 मीटर ना होकर 200 से 300 मीटर तक होती है, जबकि नैरोटिक क्षेत्र की सीमा 200 मीटर की गहराई तक होती है। ठीक है, तो ये यानी कि आपका प्रश्न के हिसाब से देखें इसमें कूट होगा, है ना। ये आंसर आपके ये गलत हो जाते हैं। अगर हम इसको कूट में बनाते हैं तो कूट कुछ इस प्रकार से बनेगा। अगर कूट में आंसर दें तो होगा 1 और 2, है ना। दूसरा अगर हम कूट ले लें तो होगा 2 और 3, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ना, 2 और 3। अगर हम सी कूट ले लें तो 1, 2 और 3, और डी कूट ले लें तो 1, 2 और 4। ठीक है, अब मिलाइए तो पहला सही है, दूसरा भी सही है और चौथा सही है। तो कूट के हिसाब से आंसर आपका हो जाता है। ठीक है, कूट के हिसाब से आंसर हो जाता है आपका डी, क्वेश्चन ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 ये क्या है, सही है। तो ऐसे प्रश्न आप इस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, यहां देख लिए आप, तो आप आराम से यहां पर कूट बना लेंगे कि 1, 2 और 4 क्या है, ये सही है, क्योंकि यहां पर सही कथन का चुनाव करना है। ठीक है ना, ये चौथा आपका कूट है। चलिए नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि वैश्विक परिमंडल के बारे में सत्य कथन का चुनाव करें। तो वैश्विक परिमंडल में सत्य कथन का चुनाव करने से पूर्व उन सभी चीजों को आप आराम से पढ़ें। देखिए क्या कहता है, 200 मीटर की गहराई के ऊपरी क्षेत्र इसमें शामिल होता है, ऐसा कुछ नहीं है। वैश्विक परिमंडल के बारे में पूछ रहा है, तो कहता है 200 मीटर की गहराई के ऊपरी क्षेत्र शामिल होता है। यहाँ भी कुछ भी क्लियर नहीं है कि कौन सा शामिल हो रहा है कि नहीं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, कहता है आइसोपोडा, ग्रेस्टोपोडा, क्रेस्टिया तथा मछलियों की प्रजातियां यहाँ वास करती हैं, है ना, वैश्विक परिमंडल में। तो यहाँ पर सरी जीव हैं। नेक्स्ट कहता है सागरीय क्षेत्र 200 मीटर तथा तटीय क्षेत्र, है ना, 250 किलोमीटर के सीमा क्षेत्र में होती है। नेक्स्ट है, कहता है इस क्षेत्र में विकसित जीव मांसाहारी दोनों होते हैं, मांसाहारी और शाकाहारी दोनों होते हैं। ठीक है, सिर्फ इतना ही कहता है। चौथा ऑप्शन में कहता है कि यहाँ पर मांसाहारी और शाकाहारी जीव दोनों विकसित होते हैं। और ये परिमंडल की जो बात कर रहा है,
यहाँ पर होगा जल परिमंडल की बात कर रहा है ना, वैश्विक जल परिमंडल के बारे में कह रहा है। तो 200 मीटर की गहराई के ऊपरी क्षेत्र इसमें शामिल होता है, ये भी सही है ना। नेक्स्ट कहता है आइसोपोडा ग्रिस्टोपोडा क्रेसिया मछलियों की प्रजातियां वास करती हैं, ये भी सही है। ये भी यहाँ पर भी कूट में ऑप्शन है। सागरीय क्षेत्र 200 मीटर के तटीय क्षेत्र से लेकर 250 किलोमीटर की सीमा तक विस्तृत होता है। इस क्षेत्र में मांसाहारी और शाकाहारी जीव होते हैं। इसमें कूट जो है, कूट में ऑप्शन होगा हमेशा 1 और 2, दूसरा कूट है ना 2 और 4, तीसरा कूट होता है इसमें कहता है 1, 2 और 3 तीनों, और डी होगा इसमें कहेगा ऑल ऑफ दिस, है ना, ऑल ऑफ दिस यानी सभी। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, क्योंकि यहाँ पर चारों के चारों कथन ये सही हैं। ये ऑप्शन आपका होगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कहता है समुद्री वनस्पतियों और जंतुओं की उसकी चलन प्रणाली, है ना, उसकी चलन प्रणाली के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, कि उसकी चलन प्रणाली और आवास, दो चीज। समुद्री वनस्पतियों और जंतुओं, किसके बारे में हो रहा है, वनस्पतियों और जंतुओं के बारे में बात हो रहा है, इन दोनों के बारे में बात हो रहा है कि चलन प्रणाली देखिए मार्केट में आपका प्रश्न पूछा गया है पुनीता कुमारी जी, मार्केट में अभी वर्तमान में तो कोई अच्छी ऐसी पुस्तक प्रैक्टिस की नहीं आई है, लेकिन आप 1-2 का कर सकते हैं, जिससे घटना चक्र, है ना, घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट, आप घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट आप ये खरीद के प्रैक्टिस कर सकती हैं, या तो एनसीईआरटी बेस्ड की जो भी आए, एनसीईआरटी पर आधारित जो भी प्रैक्टिस सेट एक अच्छे मान्य कोचिंग के या फिर बड़े लेवल के कोई एडिशन जैसे अमर उजाला या फिर दूसरे कोई भी, यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर बेहतर होगा आप एनसीईआरटी को बार बार 11th 12th को बेहतर से पढ़ लें और सेल्फ ही प्रैक्टिस बना लें, क्योंकि उसमें भी प्रैक्टिस के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, वहां से भी क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। पहला है कि घटना चक्र आप अगर मिल गया तो ठीक है, घटना चक्र से कवर कर सकती हैं। ठीक है, ठीक है पुनीता जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कहता है समुद्री वनस्पतियों और जंतुओं और उसकी चलन प्रणाली और आवास के आधार पर विभाजित वर्ग समूह कौन सा नहीं आता है। क्वेश्चन यहाँ जानना है कि नहीं आता है, तो कौन सा नहीं आता है। तो लवक आता है, देखिए वनस्पतियों और जंतुओं उसके चलन प्रणाली और आवास, तो प्लैंटन आते हैं कि नहीं, तो आते हैं। तरणक आते हैं कि नहीं, आते हैं। नीरज तथा नीरज तल और जीव समूह, इसको बैंथोस कहते हैं, आते हैं कि नहीं। ब्रायोजोन्स कौन से हैं जो इसमें नहीं आते हैं। ठीक है, समुद्री वनस्पतियों और जंतुओं और उसके चलन प्रणाली आवास के आधार पर जो विभाजित वर्ग समूह है, इसमें आप देखेंगे तो जो नीरज तल वाले जीव समूह हैं ये नहीं आते, बाकी ब्रायोजोन्स के, लवक के और तरणक के जीव इसमें आते हैं। ये आपका ऑप्शन गलत है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आप आराम से यहाँ पर देखेंगे कि नैक्टन में कौन है, प्लवक कौन है और बेंथोस में कौन है ना, तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। इसके पहले आप क्वेश्चन यहाँ पर बना चुके हैं कि नेक्टोन और बेंथोस में कौन होते हैं। ठीक है, तो हरित प्लवक, बेंथोस और नेक्टन दोनों अलग अलग सभी चीजें हैं जिसको आप मिला सकते हैं। तो नेक्टन वाले ऐसे जीव होते हैं जैसे, है ना, डॉल्फिन, सूस, है ना, यानी कि डॉल्फिन, सूस और व्हेल। बेंथोस वाले जीव को होते हैं स्पंज, कोरेल और आपका वेनेकल्स। प्लवक वाले जीव जिसे वान, कृमि और जेलीफिश के नाम से जानते हैं। तो देखिए 1 का सी, 2 का ए और 3 का बी, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये मिला लें, इसके हिसाब से आंसर आपका हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पर भी कुछ मिलाने के लिए समूह दिया गया है कि निम्नलिखित समुद्री जीव जंतु वर्ग और जीवों का मिलान करें। ठीक है, यहाँ भी अलग अलग है, मेलास्का के भी जीव दिए गए हैं,
टेनफोर्स के दिए गए हैं, आर्थ्रोपोडा के जीव दिए गए हैं, पेरिफेरेंस के जीव दिए गए हैं, टेनोफोर्स के जीव दिए गए हैं। और ऐसे प्रश्न बनाने के लिए आपको एकक जंतु का वर्ग जानना होगा कि कौन सा जीव का कौन सा समूह है। ठीक है, ठीक है। ऑनलाइन पढ़ रहे सभी विद्यार्थी और जो ऑनलाइन नहीं भी हैं उनके लिए संस्थान ये आपको एक होमवर्क दे रही है कि ऐसे जीव आप सेल्फ बना के फीड करें। ठीक है, उसके बाद आपको आंसर इसके दे दिए जाएंगे। ये क्वेश्चन छोड़ा जा रहा है ताकि आप ऐसे क्वेश्चन मिलाएं, ताकि आपको पता हो कि जंतु वर्ग कौन सा है। सभी कोई फटाक से अपने मोबाइल उठाइए और चैट बॉक्स में जाकर इसका आंसर सही से चुनाव करें कि किसका कौन सा होगा, कूट के आधार पर मिलाकर इसको भेजें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 याद रखें। इंतजार रहेगा संस्थान को आपके चैट का, जहां पर इसका आंसर आप पिन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इससे पहले आंसर दे दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ये कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है जहां कहता है कि समुद्री शैवाल के बारे में, है ना, किसका मेल जो है गलत है, बारे में, है ना, ये अलग है। गलत कथन की पहचान करें। यहाँ पर गलत कथन की पहचान करना है कि आखिर इसमें से गलत कथन कौन सा है। ठीक है, इसकी पहचान करना है। तो कहता है पहला, शैवालों में अनेक वनस्पतियों की तरह अंग होते हैं और जो नीला, हरा, लाल तथा भूरे होते हैं। ठीक है, ये शैवालों में अनेक वनस्पतियों की तरह अंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कहता है शैवालों में वानस्पतिक जड़, तना और पत्तियों का अभाव होता है। ये भी आप देख लें कि शैवालों में स्थिति क्या होती है। नेक्स्ट कहता है शैवालों में हरित वनक कनिकाएं होती है जिससे प्रकाश क्या होता है, संश्लेषण संभव हो पाता है। नेक्स्ट कहता है पौधे पर उगने वाले शैवाल को अधिपादपी तथा जानवरों पर उगने वाले शैवालों को अधिजंतुक कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन सही है, क्योंकि पौधे पर उगने वाले शैवालों को अधिपादपी ही कहा जाता है और जानवरों पर उगने वाले शैवालों को अधिजंतुक, अधिपादप कहा जाता है। ये भी सही है। शैवालों पर हरित वनक कनिकाएं होती है, ये भी सही है। और उसी के कारण से प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस वर्क, है ना, फोटोसिंथेसिस वर्क, फोटोसिंथेसिस वर्क जो होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, इसी के माध्यम से संपन्न हो पाती है। नेक्स्ट कहता है शैवालों में वास्तविक जड़ और तना पत्तियों का अभाव होता है। तो ये भी सही है कि इसका अभाव होता है। कहता है कि शैवालों में अनेक वनस्पतियों की तरह अंग होते हैं। तो वनस्पतियों की तरह अंग नहीं होते हैं, ये जरूर होता है कि शैवालों की कई प्रजातियां नीला, हरा, लाल और भूरे होती हैं। यानी कि इसके वर्ग समूह की बात करें, शैवालों के वर्ग समूह की बात करें तो ये अलग अलग होते हैं। लाल, है ना, हरा, नेक्स्ट भूरा, नीला, है ना, आपको क्लास में पढ़ाया जा चुका है। इसमें से इन शैवालों का उपयोग मनुष्य के कई कार्यों के में दौरान किया जाता है, जैसे दवाओं, है ना, दवाओं में खासकर मलेरिया जैसी बड़े बीमारियों की दवा, जैसे अगर अगर, है ना, अगर अगर नामक दवा, अगर अगर नामक दवा जो है भूरे शैवाल से बनाई जाती है, भूरे शैवाल से बनाई जाती है। ये क्वेश्चन में आया चुका है, भूरे शैवाल से बनाई जाती है। जबकि हरित शैवाल, है ना, हरित शैवाल, हरित शैवाल, फिर आपका नीले शैवाल, है ना, इन सभी शैवालों का उपयोग अन्य फूड प्रोडक्ट, फूड, है ना, फूड प्रोडक्ट, अनेक फूड प्रोडक्ट, पहला क्या हुआ मेडिसिन, दूसरा फूड प्रोडक्ट, तीसरा, है ना, कई अन्य सजावटी सामान, है ना, सजावटी सामान, तथा पशुओं के चारा, तथा पशुओं के चारा के रूप में होता है। फूड प्रोडक्ट जिसको इंसान खाता है, खास करके बेकरी, है ना, बेकरी इंडस्ट्री, बेकरी इंडस्ट्री में इस प्रकार के शैवाल का प्रयोग फूड प्रोडक्ट को बनाने के लिए किया जाता है। केक या दूसरे पेस्ट्रीज जैसे दूसरे अन्य कई सारे आइटम जिसमें बनाने के लिए शैवालों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसको खाया जाता है। नेक्स्ट दवाओं हैं, तो याद रखेंगे कि इसी कारण से शैवालों का अध्ययन बेहद अहम हो जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पर आपका आंसर तो मिल ही गया है। कुछ अन्य इंफॉर्मेशन जो आपको मिल गए हैं, याद रखेंगे कि जो शैवालों हैं इनकी भी कई प्रजातियां होती हैं और सभी प्रजातियों की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। इन शैवालों का उपयोग फूड प्रोडक्ट से लेकर मेडिसिन के साथ चारागाह, है ना, चारा के लिए, मवेशियों का चारा और सजावटी सामान के लिए भी किया जाता है। ठीक है, वर्तमान में इसके अन्य भी कई उपयोग हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे मेडिसिन जो क्या होते हैं, त्वरित इलाज में सहायक होते हैं, साथ साथ इको फ्रेंडली होते हैं, उनका भी प्रयोग इसके लिए किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हम देखते हैं, जहां कहता है कि प्रवाल जीवों के विकास के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। प्रवालों के विकास के संदर्भ में सही कथन का चयन करें, मतलब सही कथन कौन है। प्रवालों के विकास है ना, प्रवालों के विकास के संदर्भ में सही कथन कौन है। तो देखिए क्या कहता है ऑप्शन, कहता है प्रवालों के अस्थिपंजर आपस में गरे द्वारा बंधकर कड़ी चूने के चट्टानों का निर्माण करते हैं। ये आपके एनसीईआरटी के लाइनअप क्वेश्चन उठाए जाते हैं, यानी कि कई बार आप जब प्रश्न बनाएंगे तो आपको लगेगा कि मैं एनसीईआरटी का ही अध्ययन कर रहा हूं, जहां पर लाइन बाय लाइन डिफिनेशन जी दिए गए हैं। तो मैंने कहा कि आप बहुत बारीकी से एनसीईआरटी का अध्ययन करें। सबसे पहला मेरा सजेस्ट होगा कि आप एनसीईआरटी को 2 बार 3 बार जितना हो सके आप बार बार रिवीजन करें, और रिवीजन के दौरान इस बात का ध्यान रखें उसमें लिखे गए हर एक प्रयोग, हर एक प्रश्न को आप बारीकता से समझें, बनाएं, तो ऐसे प्रश्न आपके इजी में बन जाएंगे। क्योंकि लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी में लिखा गया है, अगर 11th का एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे उसमें लिखा गया है कि प्रवालों के अस्थि पंजर आपस में गरे द्वारा बंधकर कड़ी चूने के चट्टानों का निर्माण करते हैं, लाइन बाय लाइन। तो आपको क्लियर है कि ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि इसका सर्वाधिक विकास मीठे तथा नमकीन पानी में होता है। मीठे तथा नमकीन पानी में होता है, तो यहां पर सही कथन कौन सा है। तो ये गलत है, क्योंकि मीठे और नमकीन दोनों में नहीं होता है, जबकि अल्प होगा तब होगा। कहता है ये सर्वाधिक डेल्टाई प्रदेशों में रहते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। ये केवल डेल्टाई प्रदेश या सर्वाधिक डेल्टाई प्रदेशों में रहते हैं, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि इनका विकास समुद्र के तलछटी और छिछला प्रदेशों में अधिक होता है, जहां डेल्टा हो या ना हो उसके लिए आवश्यक नहीं है। हालांकि समुद्र के तलछटी का होना आवश्यक है ना। ये आपको क्लास में बेहतर तरीके से पढ़ाए गए हैं, तो ये भी आपका गलत है, ऑप्शन ए भी गलत है। चौथा देखते हैं, कहता है इसका श्वासन के लिए ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ सूक्ष्म समुद्री खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो बिल्कुल गलत है। एक तो सही है कि सूक्ष्म खाद्य पदार्थ, लेकिन जो सूक्ष्म खाद्य पदार्थ, इससे साफ क्लियर हो रहा है कि ये मांसाहारी की बात कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ आवश्यक नहीं है। दूसरी बात, कार्बन डाइऑक्साइड ये नहीं लेते हैं, ठीक है, ये भी गलत है। ऑक्सीजन जरूर लेते हैं, ये सही है। मतलब ये भी कथन आधा अधूरा गलत है, तो ये भी गलत हो जाता है। और इस तरीके से आपका एक ही आंसर होता है कि प्रवालों के अस्थि पंजर आपस में गरे द्वारा बंधकर कड़ी चूने के चट्टानों का निर्माण करते हैं। आपको पता होगा यही जो कड़ी से बनकर जो चट्टानों का निर्माण है, ये चट्टानी संरचना धीरे धीरे लगातार कालांतर में बढ़कर एक द्वीपों का निर्माण करती है। उदाहरण स्वरूप ले लें तो हिंद महासागर के दक्षिण में कई सारे द्वीपों का निर्माण इसी घटना के स्वरूप हुआ है। जैसे अगर हम बात करें कुछ महत्वपूर्ण, तो लक्षद्वीप है ना, उदाहरण मालदीव है ना, मालद्वीप है ना, दादर नागर है ना, नागर, अंडमान निकोबार कुछ ऐसे ही द्वीप हैं जो हिंद महासागर के कोरल कार्यों के दौरान या कोरल के आपस में अस्थि पंजर में गड़ी रहने के दौरान चट्टानों का निर्माण करने से हुआ है। इन सभी को द्वीपों का निर्माण कोरल एक्टिविटी के कारण ही हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन में कई बार आपसे रहेगा कि निम्न में से कौन सा स्थल रूप जो है हिंद महासागर के प्रवाल निर्माण के क्षेत्र में नहीं आता है। तो आपको ऐसे प्रश्नों को भी बनाना होगा कि कौन सा जो है पैसिफिक ओशियन का प्रवाल क्षेत्र है, कौन सा हिंद महासागर का प्रवाल क्षेत्र है। यानी कि विश्व में जो महत्वपूर्ण सागर है जहां पर कोरल के जीवों का विकास हुआ है, उन सागर के तटों का और उन सागर के द्वीपों का भी आपको क्रमशः अध्ययन कर लेनी होगी।
ताकि वैसे भी प्रश्न पर आप कवर कर सकें या उन प्रश्नों पर भी आपकी पहुंच बनी रहे। तो याद रखेंगे, आपका होमवर्क रहा यहाँ से क्या, वैसे विद्यार्थी जो यहाँ पर नहीं किए हैं तो होमवर्क कर लें। क्या कर लेंगे, एक प्रशांत महासागर है ना, पहला तो प्रशांत महासागर, इसके जो है पूर्वी तटीय क्षेत्रों में है ना, मध्य पूर्वी, स्पेशली कहाँ, मध्य पूर्वी है ना, मध्य और पूर्वी, मध्य पूर्वी क्षेत्रों में सर्वाधिक जो है प्रवालों का विकास हुआ है। ग्रेट बैरियर रीफ इसी का उदाहरण है। ठीक है, दूसरा आपका देख लें तो हिंद महासागरीय क्षेत्र है ना, हिंद महासागरीय क्षेत्र, और तीसरा प्रशांत का पश्चिमी तटीय है ना, प्रशांत का पश्चिमी तटीय क्षेत्र जहां पर प्रवालों का विकास हुआ है। तो ये तीन प्रदेशों स्पेशली है ना, यानी कि अगर हम इसको देख लें तो एक और क्षेत्र अगर हम देखेंगे इसको समझने के लिए तो हम ले सकते हैं दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और इसके द्वीप है ना, जो प्रवालों से निर्माण में अपना योगदान दिए हैं, प्रवालों के निर्माण से भी कई द्वीपों का उत्पत्ति हुई है। तो इन ये चारों क्षेत्रों को आप अच्छे से अध्ययन कर ले, यहाँ कौन कौन से द्वीपीय तट हैं, कौन कौन से वह चट्टानी संरचना वाले द्वीप हैं जिनका निर्माण वर्तमान में जारी है, और कौन कौन से पूर्वोत्तर में हुए हैं, उनके क्या क्या नाम है, उनका लोकेशंस क्या है, कौन से सागर में उसकी स्थिति है, और तटवर्ती उसके संबंध में से किस देश का संबंध है। तो ऐसे प्रश्न आपके बन जाएंगे, क्योंकि आए दिन कई सारे सामुद्रिक क्रियाकलाप या इकोनॉमिकल एक्टिविटीज उन द्वीपों पर वर्तमान में कार्यरत है, और इससे भी करंट अफेयर्स के आपके प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है ना, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि गलत कथन का चुनाव करें, है ना, यहाँ पर आपका गलत कथन का चुनाव करना है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न गलत कथनों को चुनाव करने से पूर्व आप आराम से सभी कथनों को आराम से पढ़िए बारीकी से, अगर दिक्कत हो तो दोबारा पढ़ें। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। कहता है तटीय प्रवाल यानी कि फिंगिंग रीफ है ना, इसे फिंगिंग रीफ के नाम से जाना जाता है ना, तटीय प्रवाल जो तलछटी का पहला स्वरूप होता है। दूसरा इसी में कहता है मुख्य रूप से दक्षिण फ्लोरिडा और न्यू हेब्रिड तथा भारत के मन्नार की खाड़ी में उपस्थित है। तो अगर आपको क्लियर पता है तो बिल्कुल सही है कि तटीय प्रवाल जो फिंगिंग रीफ है ये मुख्य रूप से क्या है, दक्षिण फ्लोरिडा, न्यू हेब्रिड और भारत के मन्नार की खाड़ी, जिसको मन्नार बेसिन हम लोग कहते हैं, उसके कड़ी में उपस्थित है। ठीक है, ये सही है। दूसरा कहता है प्रवाल रोधिका यानी बैरियर रीफ है ना, प्रवाल रोधिका यानी बैरियर रीफ कहता है कि स्थिति 180 है ना मीटर में तथा तीव्र ढाल में होती है। क्वेश्चन रिपीट पुनः पढ़े, प्रवाल रोधिका है ना, बैरियर रीफ की उपस्थिति आधार से 180 मीटर में है ना और तीव्र ढाल में होती है। तो चलिए आगे ऑप्शन पढ़ते हैं, ये भी सही है। ग्रेट बैरियर रीफ संसार की सबसे बड़ी रोधिका है। ठीक है, और इसकी लंबाई जो है 1900 किलोमीटर एवं चौड़ाई 160 किलोमीटर में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि फिजी प्रवाल है ना, ये सही है। कहता है फिजी प्रवाल वलय, एलिस प्रवाल वलय है ना और फुनाफुटी प्रवाल जो है बैरियर रीफ के उदाहरण है। तो बिल्कुल गलत है ना, ये वलय प्रवाल के बैरियर के नहीं उदाहरण है, बाकी एटॉल के उदाहरण है। किसके हैं, ये एटॉल के उदाहरण है, ये हैं एटॉल है ना। तीसरा जो होता है वो होता है एटॉल है ना, इससे भी आपको पता हो गया। यानी कि प्रवालों के 3 प्रकार के जो रीफ का निर्माण करते हैं। तो देखिए पहला क्या होता है, जिसको हम लोग तटीय प्रवाल कहते हैं है ना, तटीय प्रवाल। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, दूसरा को हम लोग कहते हैं अवरोधक, जिसको बैरियर भी कहते हैं ना, अवरोधक प्रवाल। ठीक है, दूसरा क्या है, पहला तटीय प्रवाल जिसको क्या कहते हैं हम लोग फिंगिंग जो रीफ कह रहे हैं, फिंगिंग जो रीफ कह रहे हैं। दूसरा अवरोधक प्रवाल जिसकी यहाँ चर्चा हुई है, बैरियर रीफ कहते हैं। और तीसरा होता है एटॉल, एटॉल जिसको वलय भी कहते हैं, एटॉल या फिर वलय, एटॉल या वलय प्रवाल। ठीक है, अंग्रेजी है एटॉल है। तो ये जो आपका ऑप्शन में है फिजी प्रवाल वलय, ठीक है, एलिस प्रवाल वलय और दूसरा फोनाफुटी प्रवाल जिसको बैरियर रीफ कहा रहा है, बैरियर, ये बैरियर रीफ ना होके
एटॉल है। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन हो जाता है गलत। तो कहता है कि गलत कथन का चुनाव करें, तो आपके पास आंसर हो गया है कि गलत कथन कौन सा है, 4। तो ऐसे प्रश्न बनाने के लिए आपको हर एक चीजों को बारीकी से देखना होगा। ये बहुत मस्ट है, बहुत आवश्यक है। धन्यवाद जी। और कोई दिक्कत? शिवांश, मोनिका जी, एनी प्रॉब्लम? पुनीता कुमारी जी, स्टार्ट करें। जो प्रॉब्लम हो रहा है उसको आप कवर कर दिया जाएगा जी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं अगली कड़ी में। कहता है पृथ्वी ग्रह पर उपयोग करने के लिए, है ना, पृथ्वी ग्रह पर उपयोग करने के लिए पृथ्वी ग्रह पर उपयोग के लिए उपलब्ध, है ना, पृथ्वी ग्रह पर उपयोग के लिए उपलब्ध अलवण जल, है ना, जिसको मीठा जल भी कहते हैं हम लोग। अलवण जल मतलब मीठा जल, है ना, और लवणीय जल मतलब खारा जल, है ना। यहाँ पर अलवण है और अगर लवणीय रहता, है ना, तो ये हो जाता खारा जल, है ना, ये होता जाता खारा जल। तो कहता है अलवणीय मतलब मीठा जल। कुल प्राप्त जल की मात्रा के लगभग 1% से भी कम है। दूसरा कहता है, पहले कथन हम पढ़ लेंगे, कथन 1 और कथन 2। तो कथन 1 कह रहा है कि पृथ्वी पर उपयोग के लिए उपलब्ध अलवण जल जो मीठा जल है, कुल प्राप्त जल का लगभग 1% से भी कम है। दूसरा कहता है कि पृथ्वी ग्रह पर पाए जाने वाले कुल अलवण जल, है ना, यानी मीठा जल का 95% ध्रुवीय या छत्रक हिम नदों में आबद्ध है। तो बिल्कुल गलत है ना, क्योंकि वो मीठा जल नहीं है बल्कि क्या है, मैक्सिमम खारा जल है। और ये ध्रुवीय बर्फ के रूप में नहीं है, क्योंकि ध्रुवीय बर्फ के रूप में 0.23% होता है। तो देखिए कहता है ऑप्शन में कथनों में से कौन सा सही है। अगर क्लियर है तो हमें पता है कि केवल ये कथन सही है और दूसरा कथन गलत है, तो हम ऑप्शन में चूज करेंगे। तो कहता है कौन सा सही है, तो केवल एक सही है मिल गया, क्योंकि केवल 2 कहता है ये नहीं होगा, 1 और 2 गलत है और ना ही ये भी गलत है। तो हमारे पास प्रश्न का उत्तर मिल गया है कि केवल एक आंसर है। तो ऐसे प्रश्न हम बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, है ना, ग्रेट बैरियर रीफ की बात हो रही है यहाँ पर, जिसको महान प्रवाल भित्ति भी कहा जाता है, ग्रेट बैरियर रीफ, है ना, महान प्रवाल भित्ति, है ना, महान प्रवाल भित्ति। और ये कहाँ पाया जाता है, तो कहता है निम्न से किस देश के तट में पाई जाती है। तो हम लोग अगर ऑस्ट्रेलिया को ध्यान में रखें, है ना, तो कुछ ऑस्ट्रेलिया के इस प्रकार से अगर हम मैप बनाएं, है ना, और ऑस्ट्रेलिया को देखें तो इसके जो पूर्वी तट है यहाँ पर, है ना, यही है ग्रेट बैरियर रीफ, है ना। ये क्या होता है, ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ, है ना। ये है आपका कोरल सागर, कोरल सागर, और कोरल सागर में ही है ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, तो आप ऑप्शन में देख लीजिए, क्यूबा, घाना, फिलीपींस और ऑस्ट्रेलिया। आपके पास क्लियर आंसर हो जाता है कि ऑस्ट्रेलिया। अगर यहाँ पर ऑप्शन अगर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया भी, अगर ऑस्ट्रेलिया से भी आपको कई बार ऑप्शन दे देगा कि ऑस्ट्रेलिया, सॉरी, कई बार आपको ऑप्शन ऐसे आ चुके हैं कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, है ना, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, है ना, और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, है ना। तो हमेशा आप आंसर याद रखेंगे कि यह क्षेत्र क्या है, ईस्टर्न क्षेत्र है, यानी कि पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। तो ये भी ध्यान रखेंगे। ऐसा मैंने यूपी में एक पीजीटी के एक प्रश्न में देखा था, जहां पर पूछा गया है कि पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया दोनों ऑप्शंस में है और आपको आंसर उसके अकॉर्डिंग देना होगा। तो वहां पर आंसर आपको पूर्वी ऑस्ट्रेलिया ही चूज करना होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, है ना,
कहता है कि निम्न में से कौन एक प्रवाल विरंजन, देखिए प्रवाल विरंजन की घटना फिर आ गई, सबसे अधिक प्रभावी कारक है। कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है, सबसे ज्यादा कौन है? तो कहता है सागरीय प्रदूषण, तो ये भी है। मैंने कहा ऐसे प्रश्न चारों के चारों सही होंगे, लेकिन आपको सर्वोत्तम का चुनाव करना है ना। देखिए ये सही है, बिल्कुल है, सागरीय प्रदूषण है उसमें शामिल। सागरों की लवणता में वृद्धि बिल्कुल सही है, ये भी शामिल है कि लवणता में भी वृद्धि हो जाती है ज्वार भाटे के समय, ठीक है। सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि, ये भी सही है। रोगों एवं महामारियों का फैलना, ये भी सही है, समुद्र तटों में होता है। लेकिन सबसे सर्वोत्तम जो सही है वो होता है सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। मैंने कहा ना ऑप्शन सभी सही होंगे, लेकिन आपको सबसे अधिक सही कौन है, सबसे अधिक तार्किक कौन है, ये पिछले क्वेश्चन में भी आ चुका है। ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, यूपी पीजीटी है ना, और मध्य प्रदेश, ये दोनों में ये प्रश्न आ चुके हैं। दिल्ली के भी एक एग्जाम में ये प्रश्न आपका शिक्षक का 10th +2 का एग्जाम में आपका ये आ चुका है। ऐसे प्रश्न बहुत सारे देखे गए हैं, 7 से 8 प्रश्न ऐसे थे जो केवल महासागरीय जीवन और वायुमंडल के घटनाओं से संबंधित थे, और सभी प्रश्न में चारों के चारों ऑप्शन सही थे, केवल सबसे सर्वोत्तम उत्तर का चुनाव करना था। तो ऐसे प्रश्न पर भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन ठंडी, है ना, कौन ठंडी समुद्री धाराएं हैं? निम्नलिखित में से कौन ठंडी समुद्री धाराएं हैं? निम्नलिखित में से कौन समुद्री ठंडी धाराएं हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न बनाने के लिए आपको क्लियर देखना होगा कि कौन कौन सी ठंडी धाराएं हैं। देखिए कौन कौन सी ठंडी धाराएं हैं। अगर आपको पता है कि हम्बोल्ट क्या है, ठंडी जल धाराएं हैं, तो ठीक है, ये भी सही है। आपको पता है कि योयो सीओ, कोरोसीओ नहीं बल्कि योयो सीओ, ये भी क्या है, ठंडी जलधारा है, तो ठीक है। आपको पता है कि कैनारी भी क्या है, ठंडी जलधारा है, जबकि ब्राजील की धारा क्या है, गर्म जलधारा है। तो आपका ऑप्शन में क्या हो जाएगा, 1, 3 और 4। ऑप्शन देखिए 1, 3 और 4। तो ऐसे प्रश्न में आंसर ये हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं, ठीक है। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है ना, कहता है कि निम्नलिखित, है ना, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक गर्म धारा है, ठीक है। तो आप इसको बनाने से पूर्व एक चीज याद कर लें, कुछ होमवर्क है जिसको कवर कर लें, तभी ऐसे प्रश्न आप बना पाएंगे। तो आपको होमवर्क दिया जा रहा है, ये होमवर्क है, हालांकि ये पढ़ाई हो चुका है, लेकिन पुनः इसको कवर कर लें। आप क्या कर लें, अलग अलग सागर का, जैसे प्रशांत महासागर, है ना, प्रशांत महासागर एक, प्रशांत महासागर एक, पैसिफिक ओशियन जिसको हम लोग कह रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, है ना। नंबर दूसरा अटलांटिक ओशियन, यानी अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशियन, है ना, इसका। तीसरा हिंद महासागर, हिंद महासागर, है ना। स्पेशली 3, हालांकि 2 और आपके करने होंगे। एक करना होगा आपको अटलांटिक, सॉरी, इसको करना होगा आपको अंटार्कटिका और आर्कटिक, आर्कटिक एक, आर्कटिक एक, और दूसरा अंटार्कटिका, है ना। तो यहाँ कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि ये भी आपको कवर करना होगा, क्योंकि इस क्षेत्र से आने वाली सभी जो हवाएं हैं या फिर जल धाराएं हैं वो सभी ठंडी होती हैं। तो इसलिए इतना इंपॉर्टेंस ये नहीं है, आपको ज़्यादा कवर करना है ये 3 ओशियन बेल्ट एरिया, स्पेशली पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, साउथ एंड नॉर्थ दोनों, अटलांटिक में साउथ, है ना, एंड नॉर्थ, डू आपका पैसिफिक ओशियन में साउथ एंड नॉर्थ डू, और हिंद महासागर का एक ही क्षेत्र, स्पेशली साउथ, हिंद महासागर का पूरा सेक्शन, है ना, इसमें ऑल, ये आपको कवर करना होगा। और यहां पर भी आप 2 सेक्टर करके कवर कर लेंगे। जब पैसिफिक ओशियन पढ़ेंगे आप, तो पैसिफिक ओशियन में स्पेशली गर्म जल धाराएं अलग और ठंडी जल धाराएं अलग, ठीक है, ये दोनों अलग अलग कवर करके आपका
क्लास हो चुका है ये प्रीवियस। ओके पुनीता कुमारी, आपके बातों को ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि ऐसे क्वेश्चन बनाने से पहले आपका जो पढ़ाई हुआ है, प्रीवियस वीडियो आपके संस्थान के जो आपको ऐप आईडी है उस पर अवेलेबल है, आप वहां जाके कवर करके आराम से स्लो करके देख लीजिए। हमने उन सभी जलधाराओं के बारे में चर्चा की है, चाहे वो पैसिफिक ओशियन की हो, चाहे अटलांटिक ओशियन की हो, चाहे वह आपका हिंद महासागरीय क्षेत्र की हो, सभी के सभी क्षेत्रों की जलधाराओं के बारे में, चाहे वो गर्म की जलधाराएं हैं, ठंडी जलधाराएं हैं, सभी के बारे में चर्चा की जा चुकी है। तो आप क्या करें, वहां पर वीडियो रोक कर आप स्क्रीनशॉट लेकर उसको कवर कर लें, आप दूसरे पुस्तकों से भी अध्ययन कर लें। यानी कि आपको अलग अलग कवर करना है, दोनों दो सीरीज आपको बनानी है, एक गर्म जलधारा की और एक ठंडी जलधारा की। ये दोनों सीरीज बनाने के बाद है ना, आप उनको कवर कर लें एक साथ और आप एक मैप में बना लें। ठीक है, मैप में भी हमने बनाने का प्रयास किया था और हमने वीडियो के माध्यम से दिखाया गया है। ठीक है, उतना कवर कर लें आप, फिर डाउट होगा तो आपको फिर से कवर कर दी जाएगी। तो ये इस गर्म जलधारा तभी आपके प्रश्न बनेंगे। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं क्या कहता है। कहता है निम्नलिखित में से कौन एक गर्म सागरीय धारा है। देख लीजिए, कहता है पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, तो चलिए ठीक है गर्म है। आगे देख लेते हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई की जितनी सारी जलधाराएं होती हैं वे सभी की सभी शीत और ठंडी, क्योंकि यहाँ महासागरों के क्षेत्र से आने के कारण से ये सभी जलधाराओं में पर्याप्त नमी पाई जाती है। साथ साथ में वेस्टर्न पवनों का प्रभाव भी इस पर बहुत ज्यादा होता है, यानी पछुआ पवनों का भी प्रभाव इस पर हो जाता है। यही कारण से इन जलधाराओं में सबसे अधिक नमी की मात्रा पाई जाती है, यानी ठंडी जलधाराएं होती हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत आके अभी एक ही सही मिला है, क्योंकि पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई की द्वीप के सभी जलधाराएं वहाँ वेटलैंड और सभी साइक्लोन की प्रभाव के कारण से ये भी गर्म होती हैं। नेक्स्ट बेंगुला की धारा, ये भी क्या है, एक गर्म जलधारा है। नेक्स्ट पेरू की जलधारा है ना, जिसे हम्बोल्ट की जलधारा भी बोलते हैं। किसी एक प्रदेश में जाएंगे जिसे हम्बोल्ट की जलधारा भी को कहते हैं, क्योंकि हम्बोल्ट महोदय ने पेरू की जलधारा की व्याख्या और उससे संबंधित होने वाला क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन, किसी सामुद्रिक प्रदेश में जो जलवायु परिवर्तन होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, उसके बारे में व्याख्या हम्बोल्ट महोदय ने बड़े विस्तारित रूप से ये आपका प्रस्तुत किया था। यही कारण से पेरू की जलधारा को हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से भी एक क्षेत्र में जाना जाता है। तो पेरू की जलधारा भी क्या है, अगर इसका भी दो अलग अलग क्षेत्र है, सागर के एक क्षेत्र में जहाँ ठंडी जलधारा होती है, दूसरी तरफ गर्म जलधारा होती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये गर्म जलधारा होती है। तो ये गर्म जलधारा है, ये गर्म जलधारा है, सॉरी ये गर्म जलधारा है। ये बेंगुला की धारा, इसके साउथ सेक्शन जो क्या है ठंडी जलधारा है, और पेरू की जलधारा जो हम्बोल्ट की धारा के रूप में कन्वर्ट हो जाती है और वेस्टर्न पवनों के साथ चलती है, तो ये क्या हो जाती है, ठंडी के रूप में कन्वर्ट हो जाती है ना। तो ये भी नहीं होगा, तो आपके आंसर होंगे पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा, जो पूर्णतः क्या है, ये पूर्णतः गर्म जलधारा होती है, जल धारा होती है, ये पूर्णतः गर्म जलधारा होती है। बाकी दूसरे क्या होते हैं, ठंडी जलधारा होती हैं।